हेलो एवरीवन, वेलकम टू टारगेट एंट्रेंस एग्जाम यूट्यूब चैनल। हम लोग अपने सीटेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जिसमें से अभी हमने प्रीवियस ईयर पेपर के इंग्लिश के सेट्स को कंप्लीट किया है। प्रीवियस ईयर पेपर में जो इंग्लिश का पार्ट होता है, हम उसे अलग से इंडिविजुअल स्टडी कर रहे हैं। 2015 से हमने स्टार्ट किया था। अभी हम 2021 जनवरी का आज सेट लेकर आए हैं। इससे पहले की सेट आपने अगर नहीं देखे हैं, जाके जल्दी से वो सेट भी देख लीजिए, जिससे आपकी प्रिपरेशन में बहुत ज़्यादा हेल्प होने वाली है। ठीक है, तो चलिए आज हम 2021 जनवरी का सेट कंप्लीट करेंगे। अपना पैराग्राफ पढ़ना स्टार्ट करते हैं। पैराग्राफ है, द स्टडी ऑफ हैंड राइटिंग इज नोन एज ग्राफोलॉजी। ग्राफोलॉजी जो होती है वो क्या होती है? स्टडी ऑफ हैंड राइटिंग। हैंड राइटिंग की स्टडी करना ग्राफोलॉजी कहलाता है। एंड इट हैज़ बीन प्रैक्टिस फॉर हंड्रेड्स ऑफ ईयर, और वो कई सालों से प्रचलित थी। प्रोफेशनल फोरेंसिक ग्राफोलॉजिस्ट हैंड वर्क ऑन मैनी कोर्ट केसेस टू यूज हैंड राइटिंग टू लिंक सस्पेक्ट विद क्राइम। ठीक है, विद क्राइम्स। तो जो प्रोफेशनल्स होते हैं प्रोफेशनल ग्राफोलॉजिस्ट होते हैं, जो इसे अपना करियर ही बना लेते हैं, तो वो क्या करते हैं, काफ़ी कोर्ट केसेस में मतलब हेल्प करते हैं। कैसे? जो हैंड राइटिंग होती है उसे सस्पेक्ट के साथ मिलाकर क्राइम में काफ़ी हेल्प करते हैं। ठीक है, तो सस्पेक्ट क्या होते हैं? जिन पे शक होता है या जो क्रिमिनल्स होते हैं। ठीक है, उनकी हैंड राइटिंग की हेल्प से वो काफ़ी कोर्ट केसेस सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो सेकंड पैराग्राफ पढ़ते हैं। हैंड राइटिंग इज पर्टिकुलरली इंपॉर्टेंट लीगली इन द केस ऑफ सिग्नेचर एंड प्रूविंग वेदर सिग्नेचर्स आर रियल एंड फोर्स कैन बी प्रोवाइडेड। ग्राफोलॉजिस्ट ऑल्सो वर्क ऑन वेरीफाई वेदर ऑटोग्राफ्स आर रियल और फेक। तो ग्राफोलॉजिस्ट जो होते हैं वो सिग्नेचर्स को देख के बताते हैं कि वो फोर्ज हैं या फिर रियल है। फोर्ज का मतलब क्या होता है? झूठे सिग्नेचर होना। तो झूठे सिग्नेचर हैं या रियल है। इसके अलावा वो ऑटोग्राफ जो होते हैं वो भी देख के बताते हैं, वेरीफाई करते हैं कि वो रियल है ऑटोग्राफ्स या किसी इंसान के वो फेक ऑटोग्राफ्स बनवाए गए हैं। ठीक है, आगे थर्ड पैराग्राफ है, सम हैंड राइटिंग एनालिस्ट। जो हैंड राइटिंग एनालिस्ट कौन से होते हैं? ग्राफोलॉजिस्ट, जिनकी हम बात कर रहे हैं अभी। ठीक है, सम हैंड राइटिंग एनालिस्ट का मतलब होता है उस चीज़ के बारे में अध्ययन करने वाला। ठीक है, ऑल्सो स्टडी राइटिंग सैम्पल टू डिटरमाइन पर्सनैलिटी टाइप एंड सम बिजनेस कमीशंस दिस एनालाइज बिफोर हायरिंग द न्यू एम्प्लॉय। तो होता क्या है कि जो हमारे ग्राफोलॉजिस्ट होते हैं या जो हैंड राइटिंग एनालिस्ट होते हैं, वो इस चीज़ की काफ़ी स्टडी करते हैं। पर्सनैलिटी टाइप मतलब हैंड राइटिंग से आप किसी इंसान की पर्सनैलिटी भी बता सकते हैं, तो वो किसी इंसान की पर्सनैलिटी को भी बताते हैं। और जो सम बिजनेस कमीशंस होते हैं, कुछ बिजनेस कंपनियां भी होती हैं जो कि एनालाइज करती हैं नए एम्प्लॉय को हायर करने से पहले उनकी राइटिंग को एनालाइज करती हैं कि वो किस तरीके से अपने काम को लेकर हैं या उनका नेचर क्या है। ये हम अपनी हैंड राइटिंग से भी बता सकते हैं। ठीक है, दिस मेथड इज इवन समटाइम्स यूज टू हेल्प कपल्स सी दे आर कंपैटिबल। तो ये मेथड जो होता है हैंड राइटिंग वाला, वो कभी कभी कपल्स के लिए भी यूज़ किया जाता है कि वो एक दूसरे को लेके कंपैटिबल है या नहीं। कंपैटिबल का मतलब कि वो एक दूसरे के साथ चलने के लिए या एक दूसरे का साथ देने के लिए परफेक्टली एक दूसरे को समझ पाएंगे या नहीं समझ पाएंगे, एक दूसरे के कंपैटिबल होंगे या नहीं होंगे। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द ग्राफोलॉजिस्ट देयर आर वेरी लिटिल यू कांट टेल फ्रॉम अ पर्सनल हैंड राइटिंग। जो ग्राफोलॉजिस्ट ये कहते हैं कि ऐसा बहुत कम चीज़ें हैं जो आप किसी पर्सन की हैंड राइटिंग से नहीं पहचान सकते। बहुत कम चीज़ें हैं, लगभग आप सब पहचान जाते हैं। ठीक है, चलिए हम फोर्थ पैराग्राफ पढ़ते हैं। फ्रॉम साइकोलॉजिकल कंडीशन लाइक हाई ब्लड प्रेशर एंड शिंसोफेरिना टू पर्सनैलिटी ट्रेट्स लाइक डोमिनेंस एंड एग्रेशन, इफ़ यू राइट बाय हैंड ग्राफोलॉजिस्ट कैन एनालाइज यू। ये कहने का इनका मतलब है जो शिंजोफेरेना की बात आई है, ये एक तरीके का पागलपन कह सकते हैं इसको। एक तरीके की दिमागी रूप से बीमारियां होती है, साइकोलॉजिकल कंडीशन होती है। इसके अलावा हाई ब्लड प्रेशर और जो पर्सनैलिटी ट्रेट्स लाइक डोमिनेंस। पर्सनैलिटी ट्रेट्स का मतलब आपका होता है कि लक्षण जो होते हैं, डोमिनेंस का मतलब होता है उसके प्रभाव, है ना, और अग्रेशन। तो ये सारी चीज़ें जो साइकोलॉजिकल कंडीशंस होती हैं, हाई ब्लड प्रेशर होता है या फिर इसके लक्षण होते हैं, इनका किस तरीके से प्रभाव रहेगा, ये सारी आपकी ग्राफोलॉजिकल इन चीज़ों का भी अध्ययन करते हैं। ग्राफोलॉजिस्ट जो होते हैं वो इन चीज़ों का भी अध्ययन करते हैं। ठीक है, फिफ्थ पैराग्राफ है, एवरीथिंग फ्रॉम द साइज ऑफ योर लेटर एवरीथिंग फ्रॉम योर साइज ऑफ योर लेटर टू हाउ क्लोजली यू स्पेस वर्ड कैन रिवील इंट्रिकेट डिटेल्स ऑफ योर पर्सनैलिटी। आपकी जो लेटर्स का साइज़ होता है, आप किस तरीके से लेटर्स लिखते हैं या जिस तरीके से आपकी जो वर्डिंग के बीच में कितनी क्लोजिंग होती है, मतलब आपके दो वर्ड के बीच में कितना गैप होता है, ये आपको रिलेट करता है कि आप किस तरीके की पर्सनैलिटी के हैं।
ठीक है। इन जनरल द साइज ऑफ योर लेटर कैन रिवील वेदर यू आर शाय और आउटगोइंग। अगर आपका जो लेटर का साइज होता है, जो लेटर का साइज का मतलब आप कितने बड़े अक्षर लिखते हैं, वो बताता है कि आप शाय हो या आउटगोइंग हो, मतलब आप घर के अंदर रहना पसंद करते हो, शर्माते हो, या आउटगोइंग हो, बाहर जाना ज़्यादा पसंद करते हो। कंपेयर टू अ स्टैंडर्ड लाइन शीट, एक लाइन शीट होती है, उसके अनुसार उसे कंपेयर करते हैं, फिर आपको बताया जाता है ऑफ पेपर। मतलब एक पेपर की जो लाइन शीट होती है उसके हिसाब से कंपेयर किया जाता है कि अक्षर बड़े हैं, छोटे हैं, किस टाइप के हैं। इफ़ यू राइट विथ टाइनी लेटर्स, जो आप अगर छोटे छोटे लेटर्स लिखते हैं, टाइनी लेटर्स का मतलब होता है छोटे छोटे लेटर्स, छोटे छोटे अगर आपके लेटर्स हैं, दैट डू नॉट रीच टू द टॉप लाइन, और वो टॉप लाइन तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, यू आर लाइकली टू हैव अ टिमिड एंड इंट्रोवर्ट पर्सनैलिटी। तो आप कैसे हैं, एक टिमिड का मतलब एक तरीके से डरपोक कहा जाता है, लेकिन डरपोक का मतलब कहना सही नहीं होगा। कहने का मतलब है कि आप घर के अंदर रहने वाले, दूसरों से ज़्यादा ना मिलने वाले, ऐसी पर्सनैलिटी हैं, इंट्रोवर्ट पर्सनैलिटी हैं। कब है, क्या बताया था, जब आपके छोटे छोटे लेटर्स हैं। इफ़ यू राइट विद द लार्ज लेटर, अगर आपके लेटर्स बड़े बड़े हैं, एंड गो ओवर द टॉप लाइन, और जो टॉप लाइन, जो एक क्राइटेरिया बनाया हुआ है स्टैंडर्ड लाइन शीट की, टॉप लाइन पर अगर आप जा रहे हैं, तो इसका मतलब आप जो इस चीज़ के अपोजिट हैं, बिल्कुल अपोजिट हैं। जैसे आप आउटगोइंग हैं, बाहर निकलने वाले हैं, कॉन्फिडेंट है एकदम, अपने आप को लेके आपके अंदर कॉन्फिडेंस ज़्यादा है। अटेंशन सीकर, अटेंशन सीकर का मतलब है कि आप कहते हैं ना कि महफिल चुरा लेने वाला इंसान, तो वो चीज़ है आप, मतलब आपको देख के लोग आपके पास प्रभावित होते हैं, आपकी पर्सनैलिटी जो है प्रभावित है, ठीक है। Studies suggest that people who space word widely like freedom and independent. स्टडी बताती है कि जो लोग स्पेस ज़्यादा रखते हैं, स्पेस वाइडली का मतलब होता है ज़्यादा रखना। अगर आपके लेटर्स में स्पेस ज़्यादा है तो इसका मतलब आप फ्रीडम और इंडिपेंडेंस को लाइक करते हैं। वेदर स्पेस क्लोजिंग द राइट द स्मॉल स्पेस, अगर आपके लेटर्स में स्पेस जो है वो कम है, तो आप प्रेफर क्या करते हैं, प्रेफर टू बी अमंग अदर एंड डू नॉट लाइक टू बी अलोन। तो आप लोगों के साथ रहना पसंद करते हैं, अकेले रहना पसंद नहीं करते हैं। ये तो स्टडी हो गई कि किस तरीके से राइटिंग को स्टडी किया जाता है। चलिए अपना पैराग्राफ स्टार्ट करते हैं। आई होप आपका ये पैराग्राफ आपको इंटरेस्टिंग लग रहा होगा। तो आज हम अपना पैराग्राफ स्टार्ट करते हैं। 121 क्वेश्चन करेंगे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज सिमिलर टू द मीनिंग ऑफ वर्ड वेरीफाई। पैराग्राफ सेकंड जो है उसमें वेरीफाई वर्ड आया है, तो इसका सिमिलर वर्ड क्या होगा। तो वेरीफाई का वर्ड क्या होता है, कंफर्म होता है। सिमिलर वर्ड, बिल्कुल सही बात है। 122 है क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज अपोजिट टू द मीनिंग ऑफ रिवील। रिवील का अपोजिट क्या होगा, है ना। तो इसका अपोजिट क्या होगा, रिवील कौन से पैरा में आया, 5 पैराग्राफ में है। इसका रिवील का अपोजिट वर्ड हमें बताना है, तो होता है कंसील, ठीक है। रिवील का अपोजिट क्या होता है, कंसील। ये तो देख के बता देने वाले क्वेश्चन है। चलिए 123 क्वेश्चन पे आते हैं। विच पार्ट ऑफ स्पीच इज द अंडरलाइन वर्ड इन द फॉलोइंग सेंटेंस। अंडरलाइन वर्ड का मतलब, अंडरलाइन तो फिलहाल कोई वर्ड नहीं है, लेकिन ये देखिए कर्सिव में लिखा हुआ है, ये कौन सी पार्ट ऑफ स्पीच, कंजंक्शंस है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, हैंड राइटिंग इज यूज बाई ग्राफोलॉजिस्ट टू। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट वो सही नहीं है। ए हेल्प कपल्स टू डिटरमाइन देयर सुटेबिलिटी टू ईच अदर, ये बिल्कुल सही बात है, क्योंकि वो कंपैटिबिलिटी बताती है। सुटेबिलिटी और कंपैटिबिलिटी एक ही बात होती है, तो ये बात बिल्कुल सही है। प्रेडिक्ट अबाउट पर्सनल फ्यूचर क्रिमिनल टेंडेंसी, ये बात बिल्कुल गलत है, तो इसका आंसर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। कैसे कि वो हमें ये नहीं बताती है कि आप फ्यूचर में क्या करने वाला है, वो तो ये बताती है, क्रिमिनल्स ने हैंड राइटिंग देख के बताती है कि क्या ये क्राइम उसी ने किया है, लेकिन ये नहीं बताती है हैंड राइटिंग आपकी कि आप फ्यूचर में क्या करने वाले हैं, ठीक है। 125 क्वेश्चन, अ ग्राफोलॉजिस्ट कैन गिव एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन अबाउट, किस चीज़ की एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन दे सकता है, आपको दे सकता है सेटबैक्स अ पर्सन लाइकली टू फेस इन फ्यूचर, बिल्कुल नहीं, आपको फ्यूचर थोड़ी ना बता सकते हैं। अ पर्सनल चांसेस ऑफ सक्सेस, बिल्कुल नहीं बता सकते, आपके सक्सेस के कितने चांस है आपकी राइटिंग से पता नहीं लग सकता। अ पर्सनल पॉपुलरिटी ग्राफ, बिल्कुल भी नहीं बता सकते आप कितने पॉपुलर है, आपकी राइटिंग थोड़ी ना बताएगी, है ना। और डी, अ पर्सनल मेंटल हेल्थ, बिल्कुल सही बात है, ये बिल्कुल सही बात है, डी बिल्कुल सही है कि एक पर्सन की मेंटल हेल्थ जो होगा वो ग्राफोलॉजिस्ट इजीली बता सकता है। अभी हमने नीचे पढ़ा था ना कि साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स को भी ग्राफोलॉजिस्ट बता देते हैं हैंड राइटिंग के थ्रू, ठीक है। 126 क्वेश्चन, अ पर्सन हु राइट्स विद लार्ज लेटर दैट क्रॉस ओवर द टॉप ऑफ द लाइन इज लाइकली टू बी। अगर एक पर्सन की लार्ज लेटर हैं, जो हमने लाइन डिसाइड की थी उसमें से अगर लार्ज लेटर्स हैं और जो टॉप ऑफ द लाइन जा रहे हैं, तो पर्सन कैसा होगा, आउटगोइंग होगा, ठीक है।
ये हमने अभी पीछे पैराग्राफ में पढ़ा था। और एन अटेंशन सीकिंग कॉन्फिडेंट पर्सन राइट, अगर जो अटेंशन सीकिंग होगा पर्सन, जो प्रभावशाली होगा और उसके अलावा वो कॉन्फिडेंस होगा, तो उसके लेटर्स कैसे होंगे, बड़े लेटर्स होंगे, लार्ज लेटर्स। 128 रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट, आपको स्टेटमेंट्स पढ़ना है। ए है ग्राफोलॉजी हैज़ बीन प्रैक्टिस फॉर थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स, या बी है ए पर्सनल हैंड राइटिंग्स रिवील्स एवरीथिंग अबाउट इट। तो ए तो बिल्कुल हमारा सही हो जाएगा, बी हमारा गलत हो जाएगा। क्यों? एवरीथिंग नहीं बता सकते, वो काफ़ी हद तक चीज़ें बता सकते हैं, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो ग्राफोलॉजिस्ट नहीं बता सकता। अभी हमने पीछे पढ़ा था ना, ग्राफोलॉजिस्ट कहते हैं कि बहुत कम ऐसी चीज़ें हैं जो ग्राफोलॉजी के ज़रिए नहीं बताई जा सकती, लेकिन इन्होंने ये तो नहीं कहा था कि सब चीज़ें बताई जा सकती। तो बी बिल्कुल गलत है, ए बिल्कुल सही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए इज ट्रू, बी इज फॉल्स, सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अभी पहली बार में सीटेट क्वालिफाई करना चाहते हैं या फिर आप लोग सीटेट में 130 प्लस मार्क्स लाना चाहते हैं तो ये बेस्ट बुक है सीटेट के लिए, जो कि चक्षु पब्लिकेशन यानी चक्षु प्रकाशन की ये बुक है। इसमें आप देख सकते हैं इसका कवर पेज है, इसमें आपको 3000 प्लस से अधिक क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। इसके साथ ही यहाँ पर आपको 4 प्रीवियस ईयर सॉल्व पेपर्स मिलेंगे, इनमें भी आपको विद डिटेल सॉल्यूशन यहाँ पर दिया रहेगा। इसके साथ यहाँ पर एनसीईआरटी बेस्ड सभी क्वेश्चन को ध्यान में, एनसीईआरटी को ध्यान में रखते हुए सभी क्वेश्चन को डिजाइन किया गया, जो कि अपने आप में इस बुक को और भी खास बनाता है। तो आप लोग इस बुक को आज ही लीजिएगा। इस बुक को लेने के लिए आप लोग क्या करेंगे, नियर बाई जो भी आपके ऑफलाइन स्टोर है, बुक स्टोर है, वहाँ से आप ले सकते हैं। फिर ऑनलाइन लेने के लिए आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सभी लिंक दी गई हैं, आप लोग वहाँ से ले सकते हैं। कोई भी दिक्कत है तो उनका कॉन्टैक्ट नंबर भी जो यहाँ पर दिया गया है। ये पूरा इस तरीके से यहाँ पर डिजाइन किया गया है। इसके साथ यहाँ पर इसके उत्तरमाला और उत्तरमाला से भी जरूर यहाँ पर विद डिटेल्ड सॉल्यूशन इस तरीके का दिया रहेगा, जो कि आप स्क्रीन पर देख ही रहे हैं। इसके साथ ही साथ इनकी और भी बुक्स हैं, वो भी आप यहाँ पर परचेज कर सकते हैं ऑफलाइन या फिर ऑनलाइन। और यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण चीज़ जो कि सीटेट की गाइड तो है ही, और इसके साथ ही सीटेट का प्रैक्टिस सेट जो कि अंतिम तैयारी बहुत ही मजबूत बनाता है। तो सीटेट का प्रैक्टिस सेट और गाइड दोनों ही चीज़ें आप आज ही ले लीजिएगा, ऑफलाइन या फिर ऑनलाइन। आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सभी लिंक दी गई, आप वहाँ से आज ही ऑनलाइन ले सकते हैं। तो आज का हमारा ये वाला पैराग्राफ तो पूरा होता है। चलिए अगला पैराग्राफ हम पढ़ते हैं, और ये वाला पैराग्राफ बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा आपको, क्योंकि ये पता है ये पैराग्राफ है हमारा गेट रिड ऑफ गेस्ट, जो कहते हैं ना अतिथि, उनके बारे में पैराग्राफ है। चलिए पढ़ते हैं। पैराग्राफ है, देयर इज समथिंग वी ऑल वांट टू ऑल्दो फ्यू ऑफ अस रेडिली एडमिट इट। इन कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो हम चाहते हैं, लेकिन आपके में से कुछ लोग डिसएग्री कर जाएंगे इस बात से, और देखना कर भी जाएंगे। क्या होगी, गेट रिड ऑफ गेस्ट, यानी गेट रिड का मतलब होता है छुटकारा पाना, और गेस्ट का मतलब होता है अतिथि, अतिथियों से छुटकारा पाना, अतिथियों से छुटकारा पाना। तो सेकंड है हमारा, फॉर 9 months इन द ईयर ओनली माई क्लोजेस्ट फ्रेंड कम टू सी मी। साल के 9 महीने सिर्फ मेरे जो ज़रूरी दोस्त होते हैं, जो क्लोज फ्रेंड होते हैं, वो मुझसे मिलने आते हैं। ये हमारे जो पैराग्राफ जिन्होंने लिखा है वो अपनी बातें बता रहे हैं कि साल के 9 महीने, साल भर में से 9 महीने सिर्फ वही लोग मुझसे मिलने आते हैं जो कि मेरे क्लोज होते हैं। देन व्हेन टेम्परेचर स्टार्ट सोरिंग इन द प्लेन्स, तो जब प्लेन्स का मतलब होता है जैसे ये पहाड़ों की बात हो रही है आई थिंक, तो प्लेन्स का मतलब आपका हो जाता है जैसे मैदानी इलाकों में टेम्परेचर बढ़ने लगता है। लॉन्ग लॉस्ट एक्यूटेंसेस का मतलब हमारा होता है परिचित, जो हमारे लॉन्ग लॉस्ट परिचित का मतलब दूर के रिश्तेदार, ठीक है। सडनली रिमेंबर दैट आई एग्जिस्ट एंड पीपल व्हेन आई एम बेयरली एबल टू रिकॉग्नाइज अपीयर टू द फ्रंट डोर। तो जो दूर के रिश्तेदार जो कभी आते नहीं थे, उनकी बात हो रही है, जो दूर के रिश्तेदार और जो मुझे अचानक याद करने लग जाते हैं। एंड उन्हें पता है, वो सडनली उन्हें याद आ जाता है कि हाँ भाई मैं भी हूँ। एंड पीपल हूम आई एम बेयरली एबल टू रिकॉग्नाइज, और जो लोग जिन्हें मैं बहुत मुश्किल से ही पहचान पाऊंगा, है ना, तो वो लोग क्या करते हैं, दरवाजे पे आके खड़े हो जाते हैं। एंड आई एम विलिंग टू हैव मी पुट दैम अ पीरियड रैंगिंग फ्रॉम 6 days to 6 months, और वो चाहते हैं कि हम उन्हें अपने घर में रखें, या हमारे घर में वो आके रहें 6 दिन से 6 हफ्ते तक। मतलब लोग ऐसे भी आते हैं जो 6 दिन रुकते हैं, 6 हफ्ते तक रुकना चाहते हैं, ऐसे लोग आते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने क्या बताया है कि जो प्लेन्स का इलाका है वहाँ पे क्या हो रहा है, टेम्परेचर बढ़ने लग रहा है। तो ठीक है, ये आई थिंक ये पहाड़ की स्टोरी है। कोई इंसान पहाड़ पे रहता है तो साल के 9 महीने उन्हें कोई याद नहीं करता, लेकिन जब प्लेन्स का टेम्परेचर बढ़ता है तो वो अपनी छुट्टियां मनाने इनके यहाँ पे आ जाते हैं। तो वही वाली चीज़ अब यहाँ बताई गई है, ठीक है। चलिए थर्ड है, ओकेजनली आई एम अ मास्टर ऑफ द सिचुएशन, और देखा जाए तो मैं अपनी सिचुएशन का मास्टर हूँ, खुद अपने आप की सिचुएशन को हैंडल कैसे करना है वो सब मेरे ऊपर ही है, ठीक है। फोर्थ है, द अदर डे आई रिसीव विजिटर हु प्रूव टू बी थिक स्किन्ड दैन मोस्ट। थिक स्किन का मतलब होता है मोटी चमड़ी, कह सकते हैं। देखिए एक लोकल लैंग्वेज में हम बातें बता रहे हैं, तो एक तरीके से पता नहीं, कुछ लोग होते हैं जिन पे ज़्यादा कुछ कहने का इफेक्ट नहीं होता है। थिक स्किन का रियल मतलब भी मोटी चमड़ी निकलता है, मोटी चमड़ी के लोग, ठीक है। तो होता क्या था कि वहाँ पे
एक दिन आई रिसीव, मैंने देखा कि कुछ विजिटर्स आए हैं, कुछ लोग आए हैं जो कि सच में ही मोटी चमड़ी से भी ज़्यादा मालूम पड़ रहे थे। मतलब इनके कहने का मतलब है कि जब उन्होंने बिहेव करा, कैसा करा, तो पता लग रहा था कि हाँ भाई ये हैं, ये और लोगों से भी ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक है, ठीक है। द मैन वॉज अ फ्रेंड ऑफ एक्विटेंस ऑफ माइंड, जो आदमी था वो क्या था, वो मेरे दोस्त का एक्विटेंस ऑफ माइंड, जो एक परिचित था उसका दोस्त था। फ्रेंड ऑफ एन एक्विटेंस, मेरा कोई परिचित था उसका दोस्त था जो आदमी आया हुआ था। आई हैड नेवर सीन हिम बिफोर, मैंने कभी उसे पहले नहीं देखा था। बट ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ द डिस्टेंस रिलेशनशिप आई हैड बॉट हिज फैमिली अलॉन, और इतने दूर के रिलेशन के होने के बावजूद भी, मतलब मैंने उसे पहले नहीं देखा था, वो मेरे परिचित का दोस्त था, वो अपनी पूरी फैमिली को लेकर घर पे आ गया। आई ट्राइड द यूजुअल प्लॉय बट इट डिज नॉट वर्क, मैंने अपना यूजुअल प्लॉय का मतलब होता है कि मैंने अपनी जो चाल होती है, जो मैं सबके साथ चलता हूँ, चाल का कहने का मतलब है कि हाँ भाई हम जा रहे हैं बाहर, या कुछ भी कोई बहाना जो होता है यूजुअली, जो कि यूजुअली मैं बहाना बनाता हूँ, मैंने उन पर वही बहाना मारा कि वो मेरे घर ना आए, लेकिन ऐसा वर्क नहीं करा। द मैन एंड हिज फैमिली वॉज परफेक्टली विलिंग टू शेयर द फ्लोर विद अदर्स हु माइट बी स्टेइंग विद मी, जो मेरे साथ रह रहे थे तो वो उनके साथ भी रूम शेयर करने को तैयार थे, ठीक है। जो फैमिली थी, वो जो मेरे साथ रह रहे थे, वो उनके साथ भी रूम शेयर करने को तैयार थे। तो 6 पैराग्राफ में कहता है, सो आई मेड माई नेक्स्ट मूव, तो मैंने अपना अगली चाल चली, या मैंने अपना नेक्स्ट मूव लिया। आई मस्ट वॉर्न यू अबाउट द स्कॉर्पियंस, तो स्कॉर्पियंस होता है बिच्छू, तो मैंने ये बोला कि आपको यहाँ पे बिच्छुओं से मतलब बच के रहना पड़ेगा, कि आपको ज़रूर अपने बिच्छुओं से यहाँ पे बच के रहना चाहिए, क्योंकि इसे कहने का मतलब था, उन्होंने सोचा कि हम बिच्छू का बहाना बोलेंगे तो वो डर के चले जाएंगे यहाँ से। बट आई सेड द स्कॉर्पियन स्केयर्स इज इफेक्टिव विद मोस्ट पीपल, तो उन्होंने बताया कि स्कॉर्पियन, उन्हें ऐसा लगा कि जो स्कॉर्पियन का जो डर होता है वो बहुत सारे लोगों पे इफेक्ट करता है, कि हाँ भाई ये भी चले जाएंगे। बट आई वॉज डीलिंग विद द प्रोफेशनल्स, बट मैं जो था, मैं तो अपने प्रोफेशनल्स से बात करता। प्रोफेशनल्स का मतलब होता है कि इस काम में, जो ये काम में माहिर लोग थे, तो उन्हें इस बात का डर ही नहीं लगा। बट द मैन सेट हिज सन रोलिंग अप द कारपेट, समटाइम्स सेंटीपेड्स फॉल फ्रॉम द सीलिंग, आई सेड डेस्परेटली, तो उन्होंने कुछ ज़्यादा रिएक्ट नहीं करा, वो तो प्रोफेशनल थे कि हाँ भाई कोई दिक्कत नहीं है, हम तो झेल लेंगे। तो उसने बोला कि कभी कभी जो छत की सीलिंग से कान खजूरे भी गिर जाते हैं, है ना, बट उन पे इस बात का कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। वी वर नाउ इंटरप्टेड बाय समवन नॉकिंग ऑन द फ्रंट डोर, इतनी देर में कोई एक इंसान जो था मेन डोर पे आया, जिसने नॉकिंग ऑन अ फ्रंट डोर पे नॉक करा। इट वॉज द पोस्टमैन विद अ रिजेक्टिव मैन्यूस्क्रिप्ट, जो ये था, ये कौन था, ये पोस्टमैन था जिसने नॉक करा। वो कौन था, वो पोस्टमैन था जो कि रिजेक्टेड मैन्यूस्क्रिप्ट मतलब होता है कि जो हाथ से लिखी हुई पुस्तक होती है, तो रिजेक्ट जो हो चुकी थी उस पर उसे देकर आया था। हिज अराइवल इंस्पायर्ड मी टू ग्रेट इन्वेंटिवनेस का मतलब होता है आविष्कारशीलता, एक तरीके से कह सकते हैं आविष्कार करना। तो इसे देख के एक आइडिया आया, जो हमारे ऑथर है उन्हें इसे देख के एक आइडिया आया पोस्टमैन को देख के। तो उन्होंने क्या बोला, आई एम टेरिबली सॉरी, आई सेड, मैं सॉरी हूँ, आई सेड, स्टार्टिंग हार्ड एट अ रिजेक्शन स्लिप, स्टेरिंग हार्ड एट अ रिजेक्शन स्लिप, उसने वो जो रिजेक्शन स्लिप थी, वो स्लिप को देखा और उसे कह रहा, आई एम सॉरी, आई एम आफ्रेड, आई हैव लीव इमीजिएटली, मुझे खेद है बट मुझे अभी इमीजिएटली निकलना पड़ेगा। अ पेपर वॉन्ट्स मी टू इंटरव्यू इन द महर्षि, तो जो एक पेपर है मतलब पेपर का मतलब अखबार है, वो मेरा इंटरव्यू लेना चाहते हैं। तो आई होप यू वुड नॉट माइंड, वुड यू लाइक टू नेम अ गुड होटल, तो आई होप आपको बुरा नहीं लगेगा, तो आपके लिए क्या हम कोई अच्छा होटल देखें, मतलब आपको कोई अच्छा होटल का नाम मैं सजेस्ट करूं। इनके ये कहने का मतलब था शायद ये गेस्ट यहाँ से चले जाएं। तो लास्ट पैराग्राफ कहता है, ओ डोंट वरी अबाउट अस, सेड द वुमन एक्सपेंसिवली, जो वुमेन थी, जो उस फैमिली की वुमेन थी जो कि गेस्ट थे, तो वो क्या कहते हैं, अरे आप टेंशन मत लो, कोई टेंशन मत लो, वी विल लुक आफ्टर द हाउस व्हाइल यू आर अवे, तो जब आप जाओगे ना तो हम आपके घर का ख्याल रखेंगे। इन शॉर्ट, जो वो गेस्ट थे जिसे ऑथर ने बहुत ज़्यादा भगाने की कोशिश करी, लेकिन हुआ क्या, जब वो उसने ऐसा बोल दिया कि उसे लगा, ऑथर को ऐसा लगा कि भाई हम अपने घर में नहीं होंगे तो शायद ये हमारे घर से चले जाएं, कि भाई जब घर के ही मेंबर घर पे नहीं है तो क्या फ़ायदा घर में रहने का।
तो बोले नहीं नहीं आप जाओ, हम आपके घर का ख्याल रखेंगे। तो ये पैराग्राफ इंटरेस्टिंग था, ठीक है। 129, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज सिमिलर टू द मीनिंग ऑफ वर्ड रेडली यूज्ड इन पैराग्राफ पैसेज। आप बताइए कि रेडली का मतलब क्या होगा, ठीक है। तो इसका सही मतलब होगा इजीली, आराम से, ठीक है। डी इसका सही हो जाएगा। 130 क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज अपोजिट टू द मीनिंग ऑफ द वर्ड सोरिंग एज यूज्ड इन द पैसेज। सोरिंग जो वर्ड होता है ना, तो इसका जो मीनिंग है वो क्या होगा, अपोजिट मीनिंग क्या होगा। तो ये सोरिंग था, इसका मतलब क्या होगा, इसका जो अपोजिट मीनिंग आएगा, सोरिंग था इसका मतलब जो अपोजिट मीनिंग आएगा वो क्या आएगा, डिटेरिटोरिंग, ठीक है। बी इसका सही आंसर होगा, सोरिंग मतलब होता है बढ़ना। 131 क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस कंटेन एन एरर। इसमें से एरर बतानी है आपने कौन से पार्ट में है। बोथ रघुनाथ एज वेल एज रविश हैज गिविंग देयर कंसेंट टू द न्यू प्रपोजल। अब बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। इसमें हमारे कौन से पार्ट में एरर है, इस पार्ट में एरर है। एज वेल एज नहीं आएगा, एंड आएगा, क्योंकि यहाँ पे बोथ आ चुका है, तो ये एंड आएगा। तो ये कौन सा पार्ट है हमारा, ए पार्ट है, तो इसका डी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। 132 क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। इनमें से कौन सी चीज़ ट्रू है। पीपल हु विजिट द ऑथर एज द ऑनसेट ऑफ द समर आर। जो लोग थे वो कौन लोग थे जो गर्मियाँ आने पर ऑथर से मिलने आया करते थे। तो कौन थे, पीपल होम ही हार्डली नोज, वो लोग जो ने कभी वो मुश्किल से ही जानता था, उसके कोलीग्स थे, उसके ओल्ड फ्रेंड्स थे, उसके क्लोज फ्रेंड थे। तो वो लोग थे जो गर्मियाँ आने पर उससे मिला करते थे। कौन लोग थे, जो कि बहुत मुश्किल से ही उसे जानते थे, ठीक है। उसके कोलीग्स नहीं, उसके कॉलेज क्लोज फ्रेंड नहीं होगा, क्यों, क्योंकि उसके क्लोज फ्रेंड तो साल में 9 महीने उससे मिला करते थे, बाकी टाइम जो था तो वो लोग थे जो उससे कभी मिला ही नहीं करते थे, वो हार्डली पहचान में आने वाले लोग थे, ठीक है। 133 क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग क्लोज डज द ऑथर नॉट यूज टू गेट रिड इन ऑफ अनवांटेड गेस्ट। तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग क्लोज डज नॉट ऑथर नॉट टू यूज। इनमें से कौन सा ऐसा बहाना है जो ऑथर ने नहीं बनाया था अनवांटेड गैस को भगाने का। देयर इज एक्यूट वाटर स्कैरिटी, ये बहाना तो कभी बनाया ही नहीं था, तो इसका ए ही बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। टू मैनी गेस्ट ये भी बना देता, स्कॉर्पियन वाला भी बना देता और सेंटीपेड्स वाला भी बना देता, ठीक है। 134 क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट अप्लाई द अनवेलकम गेस्ट। विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट अप्लाई ऑन अनवेलकम गेस्ट। इसमें से कौन सी चीज़ अनवेलकम गेस्ट के लिए अप्लाई नहीं होती है। डज नॉट लिखा हुआ है ना, दे आर थिक स्किन, बिल्कुल सही बात है, अप्लाई होती है। दे डोंट हैव इनफ मनी टू स्टे अ होटल, ये बात बिल्कुल गलत है। उनके पास मनी होती है होटल में रहने के लिए, बट नहीं, वो गेस्ट बन के ही किसी के घर में जाएंगे, ठीक है। चलिए 135 क्वेश्चन, द पोस्टमैन डिलीवर टू द ऑथर। ऑथर क्या डिलीवर किया था, एक रिजेक्शन स्लिप डिलीवर की थी, तो ये हो जाएगा हमारा ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। हिज रिजेक्टेड मैन्यूस्क्रिप्ट अलॉन्ग विद द रिजेक्शन स्लिप। पोस्टमैन ने क्या डिलीवर किया था, एक रिजेक्शन मैन्यूस्क्रिप्ट की स्लिप उन्होंने डिलीवर करी थी, ठीक है। चलिए हमारे ये वाले क्वेश्चन तो खत्म हो गए पैराग्राफ वाले। अब हम जल्दी से अपने पेडागोजी के क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। 136 क्वेश्चन है, द वन दैट कांट बी फर्दर डिवाइडेड इनटू स्मॉलर ग्रामेटिकली मीनिंग कंपोनेंट्स इज, क्या कहलाते हैं वो, हमारे कहलाते हैं फोनीम, ठीक है। 137 क्वेश्चन, अलका इज अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 3rd ऑफन मेक अ मिस्टेक बिटवीन श एंड श, एज अ लैंग्वेज टीचर यू इंटरप्रिटेशन विल बी। तो जो शाह और सा, इसमें जो अलका है क्लास 3rd की, वो कंफ्यूज हो रही है, तो आपको क्या करना चाहिए, अलका प्रोनाउंसिएशन इज नॉट क्लियर, हैंस यू विल गिव द मोर प्रैक्टिस। ये बात बिल्कुल सही है कि अलका की जो प्रोनाउंसिएशन सा और शाह, इसमें प्रोनाउंसिएशन जो है वो सही से नहीं हो पा रही है, मिस्टेक कर रही है बोलने में, तो क्या करना चाहिए आपको, उसे मोर प्रैक्टिस, और ज़्यादा प्रैक्टिस उसे करवानी चाहिए। यही हमारा सही आंसर मिल गया। 138 क्वेश्चन, लैंग्वेज टीचर आस्क्ड स्टूडेंट टू मेक अ बटरफ्लाई विद पेपर। एक लैंग्वेज टीचर ने क्या करा, स्टूडेंट्स को बटरफ्लाई बनाने को दी बाय पेपर, विद पेपर, बाय फॉलोइंग हर इंस्ट्रक्शन, जो भी इंस्ट्रक्शन बता दी। द एक्टिविटी विल हेल्प द स्टूडेंट टू डेवलप, इनमें जो एक्टिविटी है वो स्टूडेंट को क्या बताएगी, क्या हेल्प करेगी, क्या चीज़ करने में हेल्प करेगी, उसकी लिसनिंग कॉम्प्रिहेंशंस को बढ़ाने में हेल्प करेगी। क्यों, क्योंकि जब टीचर ने अपने आप
जो बोल बोल के कि पेपर को ऐसे मोड़ो, ऐसे करो, ऐसे करो, ऐसे करके बटरफ्लाई बनाना सिखाया पेपर से, तो उससे क्या हुआ, बच्चे को समझ में आने लगा, समझने की उसकी शक्ति ज़्यादा, लिसनिंग का कम्प्रीहेंशन उसका ज़्यादा अच्छे से डेवलप हुआ। ठीक है, तो इसका आंसर लिसनिंग कम्प्रीहेंशन हो जाएगा। ये थोड़ा टेढ़ा क्वेश्चन हो रहा है, चलिए थोड़ा छोटा करते हैं। हाँ, द लैंग्वेज टीचर आस्क्ड स्टूडेंट टू कलेक्ट फ्लावर टू मेक अ फ्लावर स्क्रैप बुक। लैंग्वेज टीचर ने फ्लावर कलेक्ट करने को कहा है स्टूडेंट से फ्लावर स्क्रैप बुक के लिए। ठीक है, फ्लावर स्क्रैप बुक बनाने के लिए। सम ऑल्सो आस्क देम टू राइट द नेम ऑफ ईच फ्लावर इन देयर लैंग्वेज इन एंड इंग्लिश, है ना। और जो टीचर थी उन्होंने ये भी कहा कि जो फ्लावर की जो नाम है वो इंग्लिश में उन्हें लिखना है या अपनी लैंग्वेज में, एंड इन इंग्लिश, और अपनी लैंग्वेज में लिखना है, इंग्लिश में लिखना है। दिस एक्टिविटी विल हेल्प अस टू प्रमोट, तो जो ये एक्टिविटी जो है किस चीज़ को प्रमोट करेगी, वो भी करेगी लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम। ठीक है। 140 इन विच द फॉलोइंग रोल ऑफ द लर्नर इज दैट ऑफ इंडिपेंडेंट लर्नर। इसका सही आंसर हो जाएगा डी, बिल्डिंग एज अ लर्निंग एड। ठीक है। 141 क्रिएटिंग अ रीडिंग कॉर्नर इन अ क्लासरूम। क्लासरूम में अगर रीडिंग कॉर्नर बनाते हैं तो क्या हेल्प होती है इससे, इसकी रीडिंग कॉर्नर क्लासरूम हेल्प किस चीज़ में हेल्प करता है, इसका आंसर हो जाएगा डी। इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा टू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी टू चिल्ड्रन टू सेलेक्ट बुक इंडिपेंडेंटली एज पर देयर इंटरेस्ट। क्योंकि अगर आप रीडिंग कॉर्नर बनाएंगे तो उन्हें पता रहेगा कि उनका इंटरेस्ट किस चीज़ में है और वो अपनी अकॉर्डिंगली अपनी बुक सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है। 142 क्वेश्चन स्मॉल किड एट द इनिशियल स्टेज लव टू मूव पेन एंड पेंसिल इन टू एंड फ्रो और अप टू डाउन, मतलब आगे पीछे ऊपर नीचे वो पेंसिल घुमाते हैं पोजीशन में। दिस वे ऑफ राइटिंग, क्या इस तरीके की राइटिंग क्या कहलाती है, जिगजैग राइटिंग। ठीक है, बी बिल्कुल सही हो जाएगा। 143 क्वेश्चन इन अ लैंग्वेज क्लासरूम अ टीचर इज आस्किंग स्टूडेंट टू इंटरेक्ट इन ग्रुप, अच्छा, एंड देन शेयर देयर पर्सनल रिस्पॉन्स टू द पोएम विद ईच अदर। ठीक है, द टास्क प्रमोट सोशल इंटरेक्शन इज एडवोकेट बाय। ये वाला जो टास्क है कि टीचर स्टूडेंट से कहती है कि मतलब इंटरेक्ट होना है ग्रुप में, मतलब लोगों को ग्रुप में इकट्ठा करती है और अपने अपने एक्सपीरियंस जो है, पर्सनल एक्सपीरियंस को रिस्पॉन्स करो कि पोएम से आपने क्या सीखा या आपके क्या रिस्पॉन्स है पोएम से, आपस में भी दीजिए था। ठीक है, तो ये जो है ये सब हमारा जो एडवोकेट बाय, ये वाला जो प्रमोट सोशल इंटरेक्शन जो है वो प्रमोट किसने करा था, ये हमारा किया था वाइटकॉस्की ने। ठीक है, तो इसका हमारा आंसर भी बिल्कुल सही हो जाएगा, ले वाइटकॉस्की। ठीक है। 144 question in a language classroom you have asked a student to write down the direction from the reaching your home from school. When a student have writing down the direction, they will then present their direction in pairs to each other. The activity will help the increase, ये वाली एक्टिविटी क्या इंक्रीज करती है, BICS यानी द बेसिक इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन स्किल को डेवलप करती है। ठीक है। 145 क्वेश्चन 145 क्वेश्चन क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटी कम्स अंडर कार्ड्स। कार्ड्स के अंदर कौन कौन सी एक्टिविटी आती है, तो ये वाली इनमें से कौन सी आती है, राइटिंग बुक रिव्यू। ठीक है। 146 क्वेश्चन द ब्रांच ऑफ लिंग्विस्टिक दैट डील्स विद द एक्सप्लेनेशन ऑफ द रिलेशन बिटवीन लैंग्वेज एंड सोसाइटी इज नोन एज। बताइए, द ब्रांच ऑफ लिंग्विस्टिक दैट डील्स विद द एक्सप्लेनेशन ऑफ रिलेशन बिटवीन, किसके बीच में रिलेशन बताना है, लैंग्वेज एंड सोसाइटी के बीच में, क्या कहते हैं, जैसे क्या कहा जाता है, सोशल लैंग्विस्टिक। ठीक है। 147 क्वेश्चन फॉर्मेटिव असेसमेंट हेल्प इन। फॉर्मेटिव असेसमेंट किस चीज़ में हेल्प करता है, इसका सही आंसर हो जाएगा प्रोवाइडिंग क्वालिटेटिव फीडबैक टू लर्नर्स टू इम्प्रूव। ठीक है, फॉर्मेटिव असेसमेंट ये सब चीज़ हमने बीएड में पढ़ी हुई है, तो आपने बीएड बीटीसी इन सब में अच्छी चीज़ें, ये सब चीज़ें पढ़ाई जाती हैं। ठीक है, तो आपने आराम से इन सबको पढ़ रखा होगा, तो बस ये आपको देख के टिक कर देना है चीज़ों को, और अगर आपने नहीं भी पढ़ रखा है तो एटलीस्ट आपको यहाँ पे पता लग जाएगा कि हाँ इसका आंसर ये होता है, तो एग्जाम में आएगा तो आप आराम से उस चीज़ को कर सकते हैं। ठीक है। 148 क्वेश्चन कम्युनिकेशन लैंग्वेज, कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग मेथड इन इंग्लिश, CLT जो मेथड होता है हमारा इंग्लिश, इन इंग्लिश लेस स्ट्रेस ऑन गिविंग अपॉर्चुनिटी टू लर्नर्स टू पार्टिसिपेट इन द पर्पसफुल टॉक इन क्लासरूम एज इट प्रमोट्स। क्या प्रमोट करती है, इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा, इसका सही आंसर आप लोग बताइए, इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा लर्नर्स टू एनकाउंटर विद रियल लाइफ सिचुएशन, रियल लाइफ सिचुएशंस को डील करने के लिए। ठीक है। 149 क्वेश्चन एज फॉर स्टीफन्स कैरसन द इफेक्टिव लैंग्वेज टीचर इज समवन हु कैन प्रोवाइड इनपुट एंड हेल्प मेक इट डैश इन अ लो एंजाइटी सिचुएशन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कॉम्प्रिहेंसिबल। ठीक है, ये एक कह सकते हैं कि हमारा
स्टेटमेंट है, तो आपने अगर स्टेटमेंट पढ़े तो आराम से आप उसे कर सकते हैं, ठीक है। 150 क्वेश्चन आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन। द टीचर डिवाइड द क्लासरूम इनटू ग्रुप ऑफ 5, 5 की डिवाइड कर देती है, एंड आस्क्ड देम टू डिस्कस व्हाट दे वुड डू इफ दे वर कॉट इन वन ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन। और उनसे कहती हैं कि आप इस बात पर डिस्कस करो कि अगर इनमें से आप किसी भी सिचुएशन में, किसी एक सिचुएशन में पढ़ते हैं तो आप क्या करेंगे। देयर फ्रेंड फॉल डाउन इन अ प्ले फील्ड इज हर्ट, या आपके फ्रेंड गिर जाते हैं प्ले ग्राउंड में, फील्ड में, और उन्हें चोट लग जाती है। दे आर ट्रैप्ड इन अ बिल्डिंग ऑन फायर, या फायर, एक बिल्डिंग में फायर लग गई है उसमें फंस जाते हैं। दे आर स्टक अप इन अ ट्रैफिक जैम, या आप ट्रैफिक जैम में फंस जाते हैं। तो जो एक्टिविटी होती है जो बच्चे को बताती है, तो ये वाली कौन सी चीज़ होती है, ये हमारी अभी हमने पीछे पढ़ी CLT होती है, जो आपको क्या करते हैं, एनकाउंटर विद द रियल लाइफ सिचुएशन, रियल लाइफ सिचुएशंस के थ्रू बताई जाती है, उनमें डील करना बताती है, ठीक है। तो ये हमारी एक्टिविटी हमारी CLT हो जाती है, या आई थिंक आपने पढ़ा हुआ होगा, ठीक है। चलिए आज का हमारा सेशन यहीं खत्म होता है। आज हमने जनवरी 2021 का पेपर कंप्लीट किया है, जिसमें हमने इंग्लिश का पार्ट अभी कंप्लीट किया है। कल फिर से एक नए पेपर के साथ मिलेंगे, और आपको इसकी प्लेलिस्ट मिल जाएगी। इससे पहले के जितने पेपर्स हुए हैं उसकी प्लेलिस्ट आपको बहुत अच्छे से मिल जाएगी, ठीक है। तो आप अच्छे से अपनी प्रिपरेशन करते रहिए, और कोई टेंशन वाली बात नहीं, ज़्यादा टफ नहीं है, चीज़ें ईजी हैं, बस आपको करना आना चाहिए। और आप अच्छे से अगर पेपर अपना कंप्लीट करते हैं, पेपर अच्छे से करते हैं, तो आप निश्चित ही आपको अपने पेपर में सफलता मिलेगी, ठीक है। तो चलिए आप लोग अपना पेपर अच्छे से कंप्लीट करिए, अपनी तैयारी अच्छे से करते रहिए। थैंक यू।